Assalamu alaikum. Dear student, in today's lecture, we are going to discuss about construction of catfish hatchery. It is very much important topic of fisheries and aquaculture. So before start of lecture, if you are new here in this channel, please subscribe the channel and press the bell icon to get the latest notifications. So let's start the lecture. First of all, we will discuss about the catfish, what is actually catfish and why the farming of catfish is very much important, and how we can enhance the yield of catfish, and how catfish is different from all other fish. बेसिकली कैटफिश जो है ये हाईली रेजिस्टेंट फिश है, और एज यू नो कि अगर पानी के अंदर डीओ का लेवल कम हो जाता है या फिर पीएच फ्लक्चुएट करे, टेम्परेचर फ्लक्चुएट करे, कैटफिश हैज द कैपेबिलिटी टू विथस्टैंड ऑल दीज कंडीशंस। यानी कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक ही रेंज होगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक पिन पॉइंट है उसके ऊपर ही अगर डीओ लेवल फॉर एग्जांपल 6 mg/L है तो ये सिर्फ उसी पे सरवाइव कर सकती है। अगर ऊपर नीचे हो जाएगी तो वो सरवाइव नहीं कर सकती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर डीओ का लेवल कम भी हो जाता है, यानी कि 3 पे भी चला जाता है या 4 पे भी चला जाता है, देन कैटफिश हैव द कैपेबिलिटी टू withstand that conditions and can survive। ठीक है, तो यानी कि जितनी भी हार्श कंडीशंस हैं उनको ये टॉलरेट कर सकती है, ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट फिश की स्पीशी है। और सेकेंडली हम कैटफिश की फार्मिंग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज people are always looking for the fish that has less bone, and catfish is one of them, जिसके पास सिर्फ एक वर्टिब्री की बोन है, और हम इसको एज अ फिले यूज कर सकते हैं, मार्केट में यूज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी फार्मिंग करते हैं और इसके यील्ड को इनहेंस करना चाहते हैं। तो अगर हम इसको इनहेंस कर रहे हैं तो हम इसको हैचरी में कैसे कल्चर कर सकते हैं। हैचरी बेसिकली एक रूम है, ठीक है, जहाँ पे आप फिश को कल्चर करते हैं अंडर ऑल कंट्रोल्ड कंडीशंस। ठीक है, यानी कि हर चीज आपके कंट्रोल में होती है, कोई भी नेचुरल चीज वहां पे नहीं होगी, मैन कंट्रोल चीजें होगी। इसकी वजह से आप कैटफिश के प्रोडक्शन को इनहेंस कर सकते हैं, उसके सर्वाइवल रेट को इनहेंस कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ और उसका जो हेल्थ है उसको भी बेटर कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम हैचरी क्यों कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी वांट अ कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ हेल्दी फ्राई एंड फिंगरलिंग। ठीक है, उसके बाद है कि हम ब्रीडिंग और जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, यानी कि इट्स अप टू यू कि आप कौन से जीन्स को आगे लेके जाना चाहते हैं। जो बेटर जीन्स हैं, जो हाईली रेजिस्टेंट जीन्स हैं, जो अच्छी मीट क्वालिटी के जीन्स हैं, ठीक है, उनको आप आगे ट्रांसफर करें। अपनी मर्जी से किसी भी ब्रूडर की आप मीटिंग करवा सकते हैं और अपनी पसंद के फिंगरलिंग और फ्राइलिंग जो है, फ्राई और फिंगरलिंग जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके साथ आप मिनिमाइज कर सकते हैं जो वाइल्ड ब्रूड स्टॉक है उसको, और प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अल्टीमेटली इनहेंस हो जाएगी। अगर फिश की मोर्टेलिटी कम होगी और यील्ड अगर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ओके, और जब हम हैचरी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो पहली चीज जो फार्मर के माइंड में होनी चाहिए वो साइट सिलेक्शन की होनी चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस किया था, और उसमें ये था कि सॉइल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे पोरस सॉइल होनी चाहिए, परकुलेटिंग होनी चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्योंकि हम पॉन्ड हैचरी कंस्ट्रक्ट करें विच इज अ कंक्रीट, तो यहाँ पे सॉइल इतनी मैटर नहीं करती, बट वाटर सोर्स, लैंड access and utilities is very much important here also। तो वाटर सोर्स जो है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी भी और क्वालिटी, यानी कि उसमें क्वालिटी के सेंस में बात करें कि उसमें बहुत ज्यादा प्लूटेंट्स नहीं होने चाहिए, उसमें बैक्टीरिया वायरसेस नहीं होने चाहिए, यानी कि इस तरह के जो भी ऑर्गेनिजम्स है जो डिजीज कॉज कर सकते हैं वो नहीं होने चाहिए। और लैंड जो है वो स्लोपी होनी चाहिए, और ताकि वाटर फ्लो को हम रेगुलेट कर सकें, और वो एरिया आपने सेलेक्ट करना है जहाँ पे फ्लड के चांसेस बहुत कम हो और सॉइल सूटेबल हो कंस्ट्रक्शन के लिए। और इसके अलावा यूटिलिटीज और असेस, यानी कि वो रोड के पास होनी चाहिए ताकि हम ट्रांसपोर्टेशन हमारी आसान हो सके, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए और सिक्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद हैचरी ले आउट फंक्शनल यूनिट्स, जब भी हम हैचरी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रूड स्टॉक सेलेक्शन या और सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, यानी कि हमने वहाँ पे ब्रूडर्स को रखना है। ब्रूडर
ब्रूडर्स बेसिकली मिच्योर फिश होती है जो कि स्पॉविंग कर सकती है, जिसकी हम मेटिंग करवा सकते हैं, और जो कि एग हैचिंग के लिए रेडी होती है। तो हम हैचरी के अंदर सबसे पहले एक ब्रूड स्टॉक सेक्शन बनाते हैं जहाँ पे हमने मिच्योर मेल और फीमेल को रखना है, और इसकी सेक्स सेग्रीगेशन और फीडिंग एरियाज को कन्फाइन करते हैं, क्वारंटीन टैंक बनाते हैं न्यू स्टॉक के लिए। उसके बाद जो अगला सेक्शन है वो स्पॉविंग एरिया का होता है। स्पॉविंग एरिया नेचुरल स्पॉविंग भी हो सकती है, लेकिन हैचरी में हम बेसिकली हार्मोनल इंड्यूस स्पॉविंग करवाते हैं, या फिर जो सेल्फ इंड्यूस स्पॉविंग होती है वो करवाते हैं। ये स्टिपिंग भी हो सकती है और हार्मोनल भी हो सकती है। उसके बाद एग इंक्यूबेशन एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पे हम एग की कलेक्शन करते हैं। फिर लार्वल रेयरिंग यूनिट होता है, ठीक है, और प्रॉपर यानी कि जब हैचिंग हो जाती है और एग है, एग के बाद हम लार्वा को लार्वल रेयरिंग यूनिट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वाटर सप्लाई और ट्रीटमेंट यूनिट्स होते हैं, फिर वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सारे के सारे जो एक हैचरी है उसके अंदर ये सारे 6 यूनिट्स होते हैं, और फिर एक ये प्रॉपर हैचरी बन जाती है। ओके, हैचरी टैंक डिजाइन स्पेसिफिकेशन, अगर आप हैचरी बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए जो ब्रूड स्टॉक टैंक है उसका डायमीटर 3 to 5 मीटर होना चाहिए, या फिर अगर सर्कुलर है तो, अगर रेक्टेंगुलर है तो 2 to 3 मीटर होना चाहिए। स्पॉविंग टैंक जो है उसका एरिया इतना होना चाहिए। इंक्यूबेशन ट्रे है या लार्वल टैंक है, वाटर फ्लो और एरेशन जो है वो आप पैडल व्हील ब्लोअर या एयर स्टोन सारे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई है। पहले हमने कंपोनेंट्स को डिस्कस किया कि एक हैचरी के अंदर ये कंपोनेंट्स होने चाहिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर एक कंपोनेंट, तो उसको अगर आप बिगनर है तो आपने उसको कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपने उसको कंस्ट्रक्ट कितना करना है, कैसे, कितना डायमीटर होना चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसमें वाटर का वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। ओके, उसके बाद हैचरी इक्विपमेंट लिस्ट क्या है, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर पंप है, ठीक है। एयर ब्लोअर यूज कर सकते हैं एरेशन सिस्टम के लिए, हीटर्स हैं, थर्मोस्टेट्स हैं, क्योंकि अगर आपकी फिश जो है वो वार्म इन्वायरमेंट में रहने के कैपेबल है, लेकिन विंटर में भी आप उसको रेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास हीटर और थर्मोस्टेट होने चाहिए ताकि वाटर के टेम्परेचर को आप मेंटेन कर सकें। ये एग ट्रे होनी चाहिए, स्ट्रिपिंग टूल्स होने चाहिए, हॉर्मोन्स होने चाहिए अगर आप इंड्यूस ब्रीडिंग करवाते हैं। ओवा प्राइम और HCG हार्मोन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इंड्यूस ब्रीडिंग। और वाटर क्वालिटी टेस्ट किट होनी चाहिए, ये तो हर एक हैचरी और पॉन्ड के लिए होनी चाहिए। माइक्रोस्कोप्स होनी चाहिए लार्वा की मॉनिटरिंग देखने के लिए, और बैकअप पावर सप्लाई भी होनी चाहिए। वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यानी कि हैचरी के अंदर अगर आपने फिश को रेयर किया है तो वहां पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 26 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, डीओ का लेवल 5 mg/लीटर मिनिमम होना चाहिए, पीएच 6.5 to 8.5, अमोनिया 0.05 mg/लीटर, और नाइट्राइट जो है, नाइट्रेट का लेवल बहुत कम होना चाहिए, जीरो में जाना चाहिए। एटलीस्ट अगर है भी है तो वो 0.1 mg/लीटर से भी कम होना चाहिए। और हैचरी ऑपरेशन साइकिल, सबसे पहले ब्रूट स्टॉक कंडीशंस हैं। फीड, उसको हम हमेशा हाई प्रोटीन फीड देते हैं और 4 to 6 वीक्स के लिए। उसके बाद स्पॉविंग करवाते हैं, हार्मोन इंजेक्शन होते हैं, एग स्ट्रिपिंग, फर्टिलाइजेशन, और फिर एग इंक्यूबेशन है, हैचिंग है, लार्वल रेयरिंग होती है, फिंगरलिंग प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये एक पूरा साइकिल चलता है कि पहले ब्रूडर्स को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर उसकी स्पॉविंग होती है, फिर उस एग ले करती हैं, एग के बाद हैचिंग होती है, हैचिंग के बाद लार्वा प्रोड्यूस होगा, और लार्वा जो है वो बाद में फिंगरलिंग स्टेज में चला जाएगा, और फिंगरलिंग जो है बाद में हम उसको अडल्ट टैंक में ट्रांसफर कर देते हैं, और वहां पे वो तब तक रहता है जब तक वो मार्केट साइज तक नहीं पहुंच जाता। तो ये एक पूरा साइकिल है, किस तरीके से ब्रूडर्स जो हैं वो अडल्ट में चेंज हो जाते हैं, उनके जो न्यू ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।